खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करते हैं प्रशासनिक खबरों की और राजनीतिक उठापटक की। क्या कुछ इनसाइट निकलकर सामने आता है, इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। तो सिलसिला शुरू करते हैं इनसाइड स्टोरी का। इनसाइड स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे बीडीए से जुड़ी खबर को लेकर। जी हां, प्रदेश के विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच पुरानी स्कीमों को लेकर टकराव की स्थिति बन गई थी। जहां एक और विकास प्राधिकरण अपनी लगभग सभी पुरानी स्कीमों को चालू करने पर अड़ा हुआ था, वहीं सरकार पुरानी स्कीमों के काम फिर से शुरू करवाने के मूड में नहीं थी। लेकिन अब सरकार बीच का रास्ता निकालकर विकास प्राधिकरण की माली हालत को सुधारने का प्रयास कर रही है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीडीए से जुड़ी जो खबर है इस वक्त की, आज सबसे पहले जो हम इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे हैं, क्या कुछ है पुरानी नीतियों को लेकर बात आ रही है, कहीं ना कहीं सरकार और बीडीए के बीच तकरार की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला? कमर, ये केवल बीडीए का मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश के सभी जितने भी विकास प्राधिकरण हैं, चाहे वो भोपाल के हों, इंदौर का विकास प्राधिकरण हो, उज्जैन विकास प्राधिकरण हो, या फिर ग्वालियर विकास प्राधिकरण हो और जबलपुर विकास प्राधिकरण हो, इन सब में जो पुरानी स्कीमें हैं इसको एक बार फिर वहाँ जो अभी ज़्यादातर सभी जगह प्रशासक के हाथ में कमान है विकास प्राधिकरणों की, तो पुरानी स्कीमों को फिर से चालू करना चाह रहे हैं, जो आज से 15 साल 10 साल 12 साल पहले शुरू की गई थी। वो अधूरी रह गई थी और फिर उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई थी, तो इसके चलते वो बंद पड़ी हुई थी योजनाएं। हालांकि उसमें करोड़ों रुपए की राशि का खर्च कर दिया गया था इन सभी जगह पे विकास प्राधिकरणों में, तो उसके बाद कोई काम नहीं होता। तो अब जो प्रशासक वहाँ पे कमान संभाले हुए संभागायुक्त जितने हैं वो सभी प्रशासक की भूमिका में है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार ने नहीं की, इसलिए प्रशासक जिम्मेदारी संभाले हुए विकास प्राधिकरणों की। तो वहाँ पर जो पुरानी स्कीमें हैं, तो एक बार फिर पुरानी स्कीमों को चालू करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास गया। जब ये मुख्य सचिव के पास पहुंचा तो मुख्य सचिव ने इस पे खासी नाराजगी जाहिर करी कि जब योजनाएं पहले ही चल रही थी, चलते चलते बीच में योजनाओं को रोक दिया गया और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची, और अब उनको फिर कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर से एक बार शुरू करने की बात की जा रही है। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है, क्योंकि एक बार फिर सरकारी राशि खर्च होगी और फिर उसमें काम होगा, फिर सारी चीज़ें उसी स्थिति में आएंगी। तो उसको लेके मुख्य सचिव भी खासे नाराज थे। लेकिन विकास प्राधिकरण जो है वो अपनी माली हालत सुधारने के लिए कि वो पुरानी स्कीमें चालू हो जाए, तो कुछ आवासीय और व्यावसायिक जो भूखंड हैं और जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो उसमें फ्लैट और मकान दुकान जो भी हैं वो सबको बेच के जो विकास प्राधिकरण है प्रदेश के सभी महानगरों में, तो उनकी वो अपनी माली हालत सुधारने के लिए बार बार सरकार से कहते रहे थे। तो कमर, उसमें अभी मुख्य सचिव ने फिर इसमें निर्णय लिया कि नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जो कुछ पूरी जितनी स्कीमें पुरानी हैं उन सबको चालू करना तो संभव नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी राशि लगेगी। तो अब उसमें जो है कुछ स्कीमें जो जिसमें कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं, उन स्कीमों को चालू किया जाए, जिससे कि बीडीए का भी, माफ़ कीजिएगा, विकास प्राधिकरणों का भी फ़ायदा हो और आम नागरिकों को भी उसमें जो है भूखंड या दुकानें और फ्लैट ये सब चीज़ें मिल सकें। तो अब बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। तो भोपाल में ही जो है वो मिसरौद, जाटखेड़ी, कटारा की आवासीय और जो वाणिज्यिक है वहाँ पे आवास और वो दुकानें भी बनेंगी। ये करीब 273 हेक्टेयर में योजना साकार रूप लेगी। ये जो इसकी अनुमानित लागत 431 करोड़ से अधिक थी, तो इसमें जो है काफ़ी राशि खर्च हो चुकी है। जो तो राज्य सरकार अब जो योजना की लागत है उसको पुनरीक्षित करके फिर से राशि मंजूर करेगी। इसके अलावा जो है सेवनिया गोंड में भी है एक बड़ा प्रोजेक्ट भोपाल में। इसके अलावा जो है रक्षा विहार है, उसका एक प्रोजेक्ट है। उसके अलावा रक्षा विहार का फेज़ 3 है।
रक्षा विहार फेज 2 है, एरो सिटी भी है एयरपोर्ट के पास जो है, इसी तरह से और भी कुछ है। तो करीब इनकी 6 से 7 भोपाल में योजनाएं हैं, उनको चालू किया जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर में और इंदौर में, उज्जैन में, जबलपुर में भी ऐसे ही आधा दर्जन योजनाएं जो है वो चालू करी जाएगी, जिससे विकास प्राधिकरण की स्थिति ठीक हो सके। बिल्कुल उमेश जी, तो उमेश जी, जिस तरह से पुरानी जो स्कीमें हैं उनको आधे से ज़्यादा बंद करने की बात निकलकर सामने आ रही है, हालांकि जिस तरह से तकरार की बात है, लेकिन अब ये कहा जाने लगा है कि सब स्कीमों को बंद ना करते हुए कुछ को चालू रखा जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में जब पुरानी स्कीमों को लेकर आज के दौर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बजट पर भी असर पड़ता दिखाई देगा। तो ऐसे में राशि को लेकर भी कोई तालमेल बिठाया जाएगा? जी हाँ, इसके लिए फिर अलग से राशि का भी प्रावधान करना पड़ेगा सरकार को। तो बजट में इसमें दो मत नहीं है कि आपने सही कहा कि बजट में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तो उसके लिए फिर सरकार को अलग से फंड की व्यवस्था करना होगी। दरअसल कमर, एक बात इसमें महत्वपूर्ण दर्शकों को बताना चाहेंगे कि होता ये है कि ये इसमें इंजीनियरों की और जो अफसर होते हैं इनकी मिली भगत होती है ठेकेदारों के साथ, कि शुरू में तो इसका टेंडर निकाल दिए जाते हैं, ठेका दे दिया जाता है सड़कें बनाने के लिए और सीवेज लाइन बिछाने के लिए और उसमें भूखंड काटने के अलावा बिजली के खंभे लगाने के लिए, इन सब कामों के लिए दे दिया जाता है। और ठेके में स्वाभाविक है कि मिली भगत रहती है, ठेका हो जाता है, अधिकारियों के पास उनका कमीशन आ जाता है, फिर उसके बाद योजना अंजाम ले ना ले वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। यही कारण है कि अच्छा, ठेकेदार को भी उसका भुगतान हो जाता है मोबिलाइजेशन के नाम पे कि जितनी सामग्री सप्लाई करी है या जो थोड़ा बहुत काम भी कराया है, तो उसके एवज में उसको भुगतान लगभग काफ़ी हो ही जाता है, तो वो भी दिलचस्पी नहीं लेते। तो इस चक्कर में जो है योजनाएं अपने अंजाम को नहीं पहुंच पाती हैं और सरकार के अच्छे खासी जो राशि है वो उसकी बर्बादी होती है। अब एक बार फिर ये शुरू हो रही है, अधिकारी उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो इसीलिए सरकार भी अब उसमें एक कदम आगे बढ़ रही है। और सभी योजनाओं को मंजूरी देना तो सरकार के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी राशि का इंतजाम करना पड़ेगा जी। और तो अब कुछ जो बहुत वाइबल हैं, जो आगे चल सकती हैं योजना और जिससे आम नागरिकों को फायदा हो और विकास प्राधिकरणों की माली हालत ठीक हो, उन योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार जरूर कुछ कदम उठा रही है। बिल्कुल उमेश जी, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनको 10 साल हो गए, कुछ ऐसी हैं जिनको 15-20 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से देखा जाए मास्टर प्लान को लेकर जब बात निकलकर सामने आती है तो 3 दशक 4 दशक की स्कीम गाइडलाइन बनाते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन जिस तरह की इन स्कीमों को लेकर बात की जाए तो इसमें से आधी से ज़्यादा तो कुछ स्कीम ऐसी भी हो सकती हैं जो आउटडेटेड हो गई हैं, क्योंकि विकास लगातार हो रहा है, परिवर्तन की जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में पुरानी स्कीमें कितनी कारगर साबित हो सकती हैं? जी हाँ, जो कारगर साबित हो सकती है कमर, उन्हीं को लिया जा रहा है जी। जो कारगर नहीं हो रही है, इसका बाकायदा मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आला अफसरों के साथ और इंजीनियरों के साथ बैठ के चर्चा करी है और उसमें उन्होंने पूरा ये जानकारी निकलवाई कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आगे साकार रूप लेंगी, तो जिसमें लोग भी दिलचस्पी दिखाएंगे, वहाँ पे भूखंड है और आवास हैं दुकानें लेने के लिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में कई लोगों ने और भी कर दिया है। वो कई ऐसी जगह विकास प्राधिकरणों ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए थे जहां पे अभी भी इतने साल बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं वहाँ पे लेने के लिए। तो ऐसी सारी जगह जहां आम आदमी जाने को तैयार नहीं है, लेने के लिए भूखंड तैयार नहीं होगा, ये सारा अध्ययन करवाने के बाद ही योजनाओं को, कौन कौन सी योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी, इस पे सारा विचार चल रहा है। हालांकि अभी पूरी मंजूरी दी नहीं गई है, लेकिन ये सारी कवायद मंत्रालय में चल रही है और आने वाले दिनों में इस पे जो कुछ योजनाओं पे विकास प्राधिकरणों की चलिए बिल्कुल मंथन होगा, विचार विमर्श होगा और दूरदर्शी परिणामों के हिसाब से अगर देखा जाए उमेश जी, तो स्कीम नहीं बनाने का विकास प्राधिकरण कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतता भी नजर आता है, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी बंद हो गई थी कई स्कीमें और प्रदेश के विकास प्राधिकरण की स्कीम जो है कहीं ना कहीं खामियाजे का शिकार होती दिखाई दी थी। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी मंथन का दौर जारी है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इसी के साथ आगे अगली खबर को लेकर बात करेंगे जो कि माइनिंग से जुड़ी हुई खबर है इस वक्त की। प्रशासनिक खबर यह है कि आबकारी विभाग के बाद अब माइनिंग डिपार्टमेंट भी होमगार्ड की सेवाएं लेकर निगरानी और व्यवस्थाओं की देखरेख के साथ ही
विभाग से संबंधित अन्य कामों पर भी होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी ली जाएगी। इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, माइनिंग को लेकर बात की जाए तो कई सारी योजनाओं की बात निकलकर सामने आती है, कई तरह से खाका तैयार करने की बात निकलकर सामने आती है, लेकिन अब जो बात आ रही है वो ये है कि होमगार्ड की मदद ली जाएगी, जवानों को तैनात किया जाएगा, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। क्या है पूरा? कमर, माइनिंग डिपार्टमेंट को भी जो है निगरानी रखना होती है, जो उसके कामकाज होते हैं, खदानों पे हैं या परिवहन है, जो भी खनिजों का परिवहन होता है, इन सब चीज़ों पे निगरानी रखना होती है। तो उसको वो पर्याप्त पुलिस बल अक्सर मिल नहीं पाता है, क्योंकि पुलिस बल की कमी रहती है, तो पुलिस बल मिल नहीं पाता है, जिसके कारण विभाग में कई बार ऐसा होता है कि जहाँ कहीं निगरानी रखना हो, चाहे खदानें हों या परिवहन का मामला हो, तो वो निगरानी नहीं रख पाते हैं। तो इसकी निगरानी के लिए अब एक सरकार ने नया रास्ता निकाला है कि होमगार्ड के जो जवान हैं, होमगार्ड में हर जिले में काफ़ी पर्याप्त संख्या में होमगार्ड के जवान उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये होमगार्ड के जवान विभागों को दिए जाएंगे और माइनिंग विभाग इनको विभागों को लेगा और लेने के बाद इनकी जो है तैनाती विभाग के जो भी संबंधित काम है उन सब जगह पे की जाएगी, जिससे कि निगरानी चुस्त दुरुस्त हो सके और भी जो बाकी के और काम है सुरक्षा से संबंधित और सारी चीज़ें ठीक ठाक ढंग से कराई जा सके। इसके लिए जो माइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है, क्योंकि माइनिंग सीधे तौर पर जिलों में कलेक्टर के अधीन आती है, तो कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसके अलावा जो पन्ना में हीरा खदान है कमर, तो उसको भी उसके भी डायरेक्टर को पत्र लिखा है भोपाल से माइनिंग विभाग के द्वारा कि वहाँ भी सुरक्षा के लिए जो है होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जा सकती है ज़रूरत पड़ने पर, और उन्होंने किस तरह से होमगार्ड के जवानों को लिया जाना है और किस तरह रखा जाना है, उनको किस तरह भुगतान किया जाएगा, इस सारी चीज़ों को लिखा है। कमर, एक बात और बताना चाहेंगे कि इसके पहले आबकारी विभाग ने भी होमगार्ड के जवानों की अपने यहाँ पे उनको ज़रूरत महसूस हो रही थी पुलिस बल की, लेकिन उनको पर्याप्त उनको नहीं मिल पाता। उनके पास भी जो अमला रहता है खुद का, हालांकि वो अपने खुद के अमले की ड्यूटी लगाते हैं, तो उनके पास भी पर्याप्त अमला नहीं है आबकारी विभाग के पास। तो उस कमी की पूर्ति के लिए आबकारी विभाग ने पूरे प्रदेश में करीब 400 होमगार्ड के जवानों को अपने विभाग में लिया है और लेके उनकी हर जिले में तैनाती की जा रही है, जिससे कि अवैध शराब के परिवहन पे रोक लगाई जा सके। इसके अलावा कहीं और इससे जुड़े हुए काम है या जहरीली शराब से जुड़े हुए उस पर छापामारी की बात है, जब अमला जाता है तो उनके साथ भी होमगार्ड के जवान साथ में जाएंगे। तो इस तरह से विभाग को जो सुरक्षा बल चाहिए वो सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में मिल जाएगा, तो ये होमगार्ड के जवान जो है वो पूर्ति कर देंगे। अब आबकारी विभाग के बाद माइनिंग विभाग में भी आ रहे हैं और इस तरह और दूसरे विभागों में भी कहीं और ज़रूरत होगी तो होमगार्ड के जवानों को वहाँ भी दिया जाएगा। पुलिस में और यातायात में तो इनकी सेवाएं पहले से ही ली जा रही है शुरू से। इसके अलावा आप दीगर विभागों में भी ये सुविधा ली जाए। बिल्कुल, और खास बात यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि माइनिंग जो व्यवस्था है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लेकर एक मोटिव निकलकर सामने आया कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 400 जवान आबकारी विभाग को उमेश जी हवाले करते यहाँ पर प्रशासन नजर आ रहा है और शराब के अवैध परिवहन को रोक लगाने को लेकर भी होमगार्ड के हवाले रहेगी ये इस तरह की जिम्मेदारी। लेकिन जिस तरह से अवैध शराब के कई मामले लगातार निकलकर सामने आते रहे, तो क्या लगता है इस तरह होमगार्डों की जब तैनाती होगी, कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक काम है उनमें सुरक्षा तो होगी, पारदर्शिता भी नजर आएगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अभी क्या होता है कि अमले की कमी के कारण कमर कई बार छापा मारने जाते हैं तो आबकारी विभाग का अमला हो या माइनिंग का अमला हो, तो इनको वहाँ जाके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों के आक्रोश के और नाराज़गी के चलते कई बार ऐसा होता है कि अमले की पिटाई भी हो गई और अमले के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। तो ये सारे जब अमला उनके पास होमगार्ड के जवान होंगे तो पर्याप्त संख्या में, तो फिर वो भी मुकाबला कर सकेंगे और छापेमारी कार्रवाई करेंगे, धरपकड़ करेंगे। तो उस वक्त उनको जो वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कामकाज ज़्यादा सुचारू रूप से हो सकेगा। बिल्कुल, और उमेश जी चर्चा ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक खबर और है जो कि काफ़ी अहम खबर है, एडमिशन से जुड़ी हुई ये खबर है। लेकिन फिलहाल जिस तरह घड़ी हमें टिक टिक कर बार बार यही बता रही है कि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहिए। जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं इनसाइड राजतंत्र और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान और हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी लगातार खबरों पर चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से जानकारी ले रहे हैं उनसे। और अब अगली जो खबर उस पर बात करने जा रहे हैं वो है एडमिशन से जुड़ी हुई। जी हाँ, अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। कॉलेजों में एडमिशन के मामले में प्रदेश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की स्थिति ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में नेशनल वाइड 5% पीछे। GER के मामले में मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों की स्थिति काफी बेहतर है। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा चिंता जताने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने GER बढ़ाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को दी है। इसी विषय पर जानकारी लेते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर कहा जाता है अक्सर कि काफ़ी जटिल धीरे धीरे प्रक्रिया होती जा रही है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्मेट अब सामने आ चुका है। पारदर्शिता की बात लगातार कही जाती रही, लेकिन अब जो नई बात निकलकर सामने आ रही है एडमिशन को लेकर, किस तरह देखें इसको? कमर, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है, ये जो है पूरे देश में एक सर्वे करवाते हैं और कि शिक्षा का स्तर क्या है, उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें जो कॉलेजों में एडमिशन है इसको लेके सर्वे कराया गया था। तो इसका जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये वो सर्वे कराती है उससे, जिसमें जो है छात्रों का जो पंजीयन होता है, जो प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, उसका पूरा खाका होता है कि कहाँ क्या स्थिति है, क्या नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो पूरे देश का जो रेशियो है एडमिशन का, उससे भी 5% वो पीछे चल रहा है। तो इस बात को लेके उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों काफ़ी चिंता जताई थी और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को ये निर्देश दिए थे कि अधिक से अधिक एडमिशन के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। इसके लिए कैसे, कई बार क्या होता है कमर की नौकरी, मतलब आर्थिक स्थिति के चलते, या कई बार कोई नौकरी कर रहा है तो इसके चलते आगे की अपना एजुकेशन को नहीं ले पाता है और महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाता है, एडमिशन नहीं ले पाता है। तो वो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है फिर बैठक हुई थी और उसके बाद जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने भी खासी नाराजगी जताई थी और इसमें विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको निर्देश दिया था कि कृषि और मेडिकल से जुड़े हुए पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाए विश्वविद्यालयों में, जिससे लोग उसकी ओर भी बढ़ें और एडमिशन लें, और एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें। इसके लिए भी विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को और इनकी जो जन भागीदारी समितियाँ हैं, इन सबको महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। क्योंकि अच्छा, इसमें जो नई पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो उसके लिए भी गवर्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नई शिक्षा नीति है उसका भी प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बारे में भी लोगों को बताया जाए, शिक्षा के प्रति उनको भी जागृत किया जाए। तो इस वक्त जो कमर भारत की जो GER है, एडमिशन का जो रेशियो है, वो 26.3% है, जबकि मध्य प्रदेश का 21.5% है। हालांकि मध्य प्रदेश ने GER बढ़ाने के लिए जो दूरस्थ अंचल है, जहाँ पे शिक्षा के ज़्यादा कुछ नहीं था, तो वहाँ भी लोगों को एडमिशन ले सके, इसके लिए प्रदेश के जो भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहाँ हर सब जगह, उसके अलावा दूरस्थ अंचलों में 134 अध्ययन केंद्र खोले हैं, जिससे वहाँ पे लोग एडमिशन लें और उसके बाद उनको वहाँ से महाविद्यालयों में एडमिशन दिलाया जा सके। GER के मामले में कमर जो तमिलनाडु है वो सबसे आगे है, वहाँ 49%। ये जो महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एडमिशन का जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कि वहाँ जो लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है देश में। उसके बाद सिक्किम में 53.9% है, ये जो सर्वे में आया है। उत्तराखंड में 39.1 और दिल्ली में 46.3% ये रेशियो है। तो इस हिसाब से जो महाविद्यालयों में एडमिशन लेने की जो स्थिति है, वो मध्य प्रदेश की दूसरे राज्यों की तुलना में उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको बढ़ाने के लिए पिछले दिनों राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों की और प्रदेश के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के आला अफसरों की और शिक्षा मंत्री की बैठक ली थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि GER के मामले में जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, ये बहुत गंभीरता से कदम उठाएं और अधिक से अधिक प्रवेश ले सकें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र।
इसके लिए इस जी। दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। नए नए ऐसे पाठ्यक्रम चलाएं कि लोग प्रेरित हों और महाविद्यालयों में प्रेरित बिल्कुल हों। उमेश जी, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, हालांकि मध्य प्रदेश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लेकर जब बात सामने आ रही तो 5% पीछे होता दिखाई दे रहा है अन्य राज्यों के मुकाबले अगर बात की जाए। लेकिन ये सवाल यही निकलकर सामने आया, अगर सरकारी स्तर पर बात की जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में कई सारे जतन किए जा रहे हैं कि शिक्षा का क्षेत्र जो है विकसित होता हुआ छात्र छात्राओं को अधिक सुविधाएं मिल सके, और कई सारे ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनको सुविधा युक्त जो है शिक्षा प्राप्त मिल सके। तो क्या कुछ वजह मानी जाए, कहाँ चूक हो रही है, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है कि आखिर ये रेशो इतना कम होता दिखाई दे रहा है? कमर, ये सही कहा आपने कि दरअसल क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए जी। हैं, तो उस वो भी एक वो है, हालांकि वो भी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। उसके अलावा जो है कई बार कई लोग मतलब धंधे और व्यवसाय के चक्कर में नहीं जा पाते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के चक्कर में जी। कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। चलिए, बिल्कुल शिक्षा का स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उमेश जी, जिस तरह की आपने बताया, और जीआर बढ़ाने प्रदेश सरकार ने दूरस्थ अंचल में नए 134 अध्ययन केंद्र भी खोले हुए। गवर्नर ने यूनिवर्सिटीज को मेडिकल और कृषि के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए हैं। तो इसके बाद अब हमारा जो वक्त हो रहा है उमेश जी, वो है चलते चलते अगले सेगमेंट को लेकर क्या कुछ प्रसंग को लेकर आज बात की जा रही है? कमर, अभी हाल ही में एक ईएनसी का आनन फानन में तबादला किया गया जी। तो उसको लेके आजकल खासी चर्चा हो रही है कि कई बार अफसर जो हैं वो लोगों की पहुंच का अंदाज़ा लगाने में चूक कर बैठते हैं। जी। ऐसा ही एक मामला अभी ईएनसी के साथ भी घटित हुआ। एक ठेकेदार के पेमेंट को लेकर एक आला अफसर ने मैसेज भिजवाया था, लेकिन ये जो ईएनसी महाशय हैं ये उसके वजन को समझ नहीं पाए और उन्होंने उसका भुगतान नहीं किया। इसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा कि कुछ घंटों के अंदर ही इनका तबादला आनन फानन में कर दिया। इनका जबकि रिटायरमेंट 4 महीने ही बचे हैं, लेकिन आनन फानन में तबादला करके मंत्रालय में अटैच कर दिया गया। तो अब यही कहा जा रहा है कि अफसर कई बार ये समझने में चूक कर जाते हैं कि किसका वजन कितना है जी। और जब वो ये अंदाज़ा लगाना भूल जाते हैं तो फिर इसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है। जी। तो अब जो अच्छे खासे बैठे हुए थे, मलाईदार काम काज संभाल रहे थे, अब सारा कुछ छिन गया एक जरा सी नासमझी में। और ये महाशय जो है लोक निर्माण विभाग के ईएनसी हैं जी। और इनके हाथ से अब कमान छिन गई है। रिटायरमेंट के पहले सामने सजी हुई थाली। बिल्कुल उमेश जी, 2 बातें आपने प्रसंग में कही हैं कि वजन ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा था, मलाईदार पदों की बात हो रही। मलाई चिकनी होती है और कहा जाता है जब वजनदार चीज चिकनी चीज पे पड़ती है तो स्लिप तो होना ही है, गिरना ही है। चलिए, बिल्कुल इस महत्वपूर्ण जानकारी और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों के इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।